बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नादरीन, सेनेट इलेक्शन को शो ऑफ हैंड के ज़रिए से करवाना है या नहीं करवाना, इसके ऊपर एक बहस चल रही है। और अब ये बिल असम्बली के अंदर आएगा, उसमें अपोजिशन से ताउन मांगा गया है। अपोजिशन ताउन करे। अपोजिशन का मौक़िफ़ क्या है इस मामले के ऊपर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी जो हैसियत है उसको मनवाया है। उन्होंने डोमिनेट किया है अपने फैसलों के अंदर, और उन्होंने बाकायदा अब पहले इनको सेनेट इलेक्शन के लिए तैयार करवाया, इस्तीफ़ों के मामले से इनको पीछे हटवाया, और फिर अब ये असम्बली के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो उसकी बात कर रहे हैं। इन हाउस तब्दीली की बात की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस हिकमत अमली की वजह से क्या PDM को कोई नुकसान पहुंचा है, इस मामले के ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और थोड़ी सी बात होगी ब्रॉडशीट के मामले में, जो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब को कमीशन का सरबराह बनाया गया है, और ये एक रुकनी कमीशन है। इसने सरे महल की भी फाइंडिंग्स करनी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, वो क्या समझती है कि वो कोई भी फाइंडिंग्स आती हैं तो पहले क्या उन्हें इस पे एतराज़ है या नहीं, और अगर जो भी फाइंडिंग्स आएंगी तो क्या वो इन फाइंडिंग्स को तस्लीम करेंगे कि नहीं करेंगे। मुझे प्रोग्राम के अंदर इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करने के लिए कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने ज्वाइन किया है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेंट्रल पंजाब के प्रेजिडेंट हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। सर, मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हिकमत अमली अपनाएगी जब सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो तरमीम करने जा रही है हुकूमत, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सर क्या मौक़िफ़ है? सर, जहाँ तक ताल्लुक पीपल्स पार्टी के नुक्ता नज़र का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी का फैसला या उनकी ख्याल तो पार्टी लीडरशिप देगी। मेरे ज़ाती ख्याल में, अभी इस पर कोई फैसला नहीं है, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में क्योंकि अपोजिशन ओपन बैलेट को मुस्तरद कर चुकी है, लिहाजा अब इसको सपोर्ट करना शायद मुमकिन नहीं होगा। शायद, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। सर, सेनेट इलेक्शन के अंदर भी हमने देखा, सादिक संजरानी साहब के इलेक्शन के अंदर भी, अगर मैं ये कहूँ कि ओपोजिशन के पास नंबर ज़्यादा थे, लेकिन इसके बावजूद उनको कामयाबी इलेक्शन के अंदर नहीं मिल सकी थी, तो उस वक्त अगर ओपन बैलेट होता तो आपकी कामयाबी यकीनी थी। आज आप ओपन बैलेट को क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? सर देखिए, गुजारिश ये है कि सियासत के अंदर पाकिस्तान में अजीब से तजर्बे होते रहे। हमारी जमात को इस मुल्क में मार्शल लॉ लगते रहे, इस मुल्क में जमातें तोड़ी जाती रही, इस मुल्क में केस बनाए जाते रहे। ये खुली तारीख है। तो इसका मतलब यह है कि हमें सियासी अमल छोड़ देना चाहिए, हमें अपने असूल से खिलाफ कर लेना चाहिए। यहाँ कामयाबी की दलील एजेंसियों के साथ मिलकर पॉलिटिक्स करना है, क्या हमें वो कर लेना चाहिए? अच्छा कायरा साहब, फिर अब होना क्या चाहिए? एक तरफ अब इस वक्त हुकूमत की जो पोजीशन है वो कुछ भले स्ट्रॉन्ग मालूम होती है, वो इस वजह से स्ट्रॉन्ग मालूम होती है क्योंकि PDM ने जो हिकमत अमली अपनाई थी, उस हिकमत अमली में PDM उस तरह से कामयाब नज़र नहीं आई। हुकूमत इस वक्त मजबूत नज़र आ रही है। नंबर गेम में भी अगर उठा के देखें तो अपोजिशन से वो बेहतर है। तो अगर वो ओपन बैलेट की तरफ जाते हैं तो इस वक्त चूंकि अपोजिशन को सूट नहीं करता, इसलिए आप उसको मुस्तरद करते हैं। सर देखिए, पहली गुजारिश ये है कि हमने ओपन बैलेट की बात नहीं की थी। दूसरी गुजारिश ये है कि हम कमजोर किस बात से हो गए? क्या हम जलसे जुलूस नहीं कर रहे? क्या हम अपने उस तहरीक, उस पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो नहीं कर रहे? क्या हमने जो 26 पॉइंट का एलामिया जिसपे PDM बना था, अपने बेसिक प्रिंसिपल से इनहराफ कर दिया है? क्या हो गया है जिस बुनियाद पे आप ये कह सकते हैं कि हम कमजोर हो गए? इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाज हुआ कि वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, और इलेक्शन कमीशन को अल्लाह नहीं बोला था। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ काबे खरगोश से जताना था कि हजूर वाला जरा जाग जाइए, ये केस 6 साल से आपके पास पड़ा है। और उसमें हमने पूरे सूबे से या मुल्क से या बाकी सूबों से लोगों को इन्वाइट नहीं किया, सिर्फ सिंधी डिवीजन को अहदेदारों को सारी जमातों ने बुलाया था और एक एहतजाज करके एहतजाजी मुनासबा देना था। जिस दिन लॉन्ग मार्च होगा पूरा मुल्क आएगा, तो उसके अंदर से एक बहुत बड़ी तादाद होगी। उसको इस तरह पेश किया गया कि उसी लोगों ने इंटरेस्ट छोड़ दिया, लोग नहीं आए, बस खत्म हो गया। मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट को करने दें, आप अपनी जजमेंट इस तरह ना पास करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है सर इन हाउस तब्दीली के हवाले से? सर, आप लोगों ने बार बार कहा कि इन हाउस तब्दीली पर जाना चाहिए, लेकिन नून लीग और दीगर जमातों का मानना यह है कि क्या हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, तो सर वो किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? ये बात मरीम बीबी ने भी कही है, सलावत साहब ने भी यही कहा है कि हम अपनी मीटिंग के अंदर अपना नुक्ता नजर अपने दोस्तों के सामने रखेंगे
जिस तरह हमने उनको सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने पे कायल किया, जिस तरह हमने उनको बाय इलेक्शन में हिस्सा लेने पे कायल किया, हम अपना नुक्ता नजर उनके सामने रखेंगे, अपने पॉलिटिकल एनालिसिस उनके सामने रखेंगे और हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात पे कन्विंस होंगे। सर यही सवाल मैं एक्चुअली पहले भी आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरह से अब आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप लोगों ने पहले एपीसी कॉल की थी उस वक्त आप लोगों ने एक एक्शन प्लान बनाया था, उस वक्त क्या इन जमातों को एक पेज पर नहीं लाया जा सकता था, कन्विंस नहीं किया जा सकता था? देखिए, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो जिस बुनियाद से जिस एपीसी में ये पीडीएम बनी थी उसका एक बुनियादी डिक्लेरेशन है, एक्शन पॉइंट्स हैं जी। आप जरा वो पढ़िए। क्या उसके अंदर ये सारी चीजें जलसे जुलूस, रैलियां, इन हाउस तब्दीली, अदम समाज की तहारीक, न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि दीगर लोगों के खिलाफ भी इनको टफ टाइम देना, अदालतें, नैब और अल्टीमेटली इस्तीफों का ऑप्शन, क्या ये सारा कुछ उसमें लिखा नहीं है? ठीक है। तो ये सारी जमातों को वहां कन्विंस किया तभी इन्होंने साइन किए ना। ठीक है। तो सर फिर क्यों वो उस तरह से जो मरीम नवाज साहिबा भी कहती रही और बार बार ये बात जोर देकर कही जाती रही कि इस्तीफे दिए जाएंगे, लेकिन फिर आप लोगों ने इस्तीफे उस तरह से ना दे पाए? 31 जनवरी तक का हुकूमत को आपने टाइम दिया हुआ है कि हुकूमत घर चली जाए। तो सर इससे आपकी इस हिकमत अमली से, जिसमें मौसम को भी सामने नहीं रखा गया, आप लोगों को सर नुकसान नहीं पहुंचा? इससे हुकूमत मजबूत नहीं ना? अगर किसी वक्त पॉलिसी बनाते हुए आपसे टाइम लाइन एरर आ जाता है, की सूरत हाल तब्दील होती है, तो आप अगर अपनी प्लानिंग को तब्दील करते हैं, आप अपनी अलाइनमेंट को तब्दील करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को तो नहीं बदलते। तो ये बिल्कुल हिकमत अमली का हिस्सा होता है और हम कोई तब्दील नहीं कर रहे। हम अपनी जगह खड़े हैं, हम कह रहे हैं कि हमें सारे मराहिल अडॉप्ट करने चाहिए। इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए जो जो जरूरी इक़दाम है वो उठाने पड़ेंगे और उसके लिए हम सब तैयार हैं। अच्छा सर, जब नंबर्स पूरे ना हो और जब सेनेट इलेक्शन में भी आप लोग लास्ट टाइम भी गए जब नंबर्स आपके पास ज़्यादा थे, लेकिन कुछ मैनेजमेंट ऐसी हुई, पॉलिटिकल मैनेजमेंट हुई जिसकी वजह से आप लोगों को हरा दिया गया, और अब भी अब तो तादाद भी जाहिर है, अगर ओवरऑल ऐवानों की उठाकर देखा जाए तो हुकूमत के नंबर जो है वो ज्यादा महसूस होते हैं, तो अब आपको कामयाबी कैसे मिलेगी सर? देखिए, अदम एतमाद का सिर्फ हमने जिक्र किया है, तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि वज़ीर आज़म साहब 2.5 साल अपने मेंबरान को नहीं मिले। अब 2.5 साल बाद उनको याद आ गई मेंबरान की, वो मेंबरान से भी मिलना शुरू हो गए। डेवलपमेंट फंड जिनके तलब होते थे, इमरान खान साहब सारे नारे लगाते थे, ये करप्शन के फंड है, ये प्लान है, तो वो फंड भी उनको दे रहे हैं। इसी तरह MPS का भी ग्रुप अलग होकर खड़ा हो गया है। अभी हमने सिर्फ जिक्र किया है। इत्तेहादी जो है वो इमरान खान साहब के साथ इत्तेहादी नहीं है, वो इत्तेहादी है जिन्होंने इसके साथ बिठाया हुआ है। लिहाजा अगर हम इस पे सीरियस मूव करते हैं तो हमें उम्मीद है कि हम वो गोल अचीव कर पाएंगे। लेकिन इसको एक तरफ रखिए, फर्ज करें इस मुल्क में मार्शल लॉ डायरेक्टरी जनरल अयूब खान और करके बड़ा जाबराना मार्शल लॉ लगाया, जियाउल हक ने बड़ा जाबराना मार्शल लगाया, तो क्या उसके बाद उनके खिलाफ तहरीक नहीं चलानी चाहिए थी? क्योंकि उनके पास तो सारी ताकत थी। क्या उनके खिलाफ हमें मूव नहीं करना चाहिए था? क्या हमें बाहर से कुछ दुनिया की ताकत आके पाकिस्तान को ठीक करके दे देगी? अगर फर्ज करें वो तहफ़्फ़ुज़ जो आप फरमा रहे हैं वो दुरुस्त है, अगर फर्ज करें वो दुरुस्त है, जो कि आसान है कि दुरुस्त है, आप भी माजी के एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो भाई इवन देन सियासी जमात के तौर पे हमें वो तहर्रुक, वो कोशिश, वो जद्दोजहद करनी चाहिए जिसके नतीजे में वो कुव्वतें जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिनका सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, वो पीछे हटे और सियासी जमातें अपना काम करें। कायरा साहब, गुजारिश ये है कि माजी की तहरीकों की अगर बात करें तो एक मोमेंटम नजर आता था सर, और गली गली शोर था और अयूब खान साहब के खिलाफ भी नारे लग रहे थे, लेकिन आज की पीडीएम वो मोमेंटम क्रिएट करने में सर कामयाब नहीं हो सकी अभी तक। जी, जो PNA की मूवमेंट थी वो भी एक बात पे मुश्तमिल थी, जब जाके मोमेंटम बना था। फिर जो MRD की मूवमेंट थी उसको 2 साल लगे थे मोमेंटम बना था। ARD की तहरीक में भी टाइम लगा था। हमारी इस तहरीक को तो चले हुए भी सिर्फ 4 महीने हुए हैं, लेकिन हमें 4 महीने के अंदर भी सारी जमातें जो हैं इनके अंदर आपस में इत्तेफाक हो गया।
हमें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमें मोमेंटम बिल्ड करना चाहिए और उसके लिए अपना हदफ सामने रखना चाहिए। अगर अपनी पॉलिसी के आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़े तो वो उसके साथ डटे रहना शायद दुरुस्त ना होगा, लेकिन ये बात हम पेटीएम में रखेंगे, उन दोस्तों से उनको कन्विंस करेंगे इसको। अच्छा कारी साहब, मैंने ब्रेक पे जाना है लेकिन मैं उससे पहले चाह रहा हूं कि आपसे कंप्लीट कर लूं। सर, ये अजमत सईद साहब जो हैं उनको इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाया गया और वो अकेले इसको जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे, ब्रॉडशीट के मामले को भी, लेकिन उसमें हुदैबिया और सरे महल को भी ऐड कर दिया गया है। सर, तो आपका क्या मौक़िफ़ है? अजमत सईद शेख साहब को आप तस्लीम करते हैं सर कि उनकी सरबराही में अगर ये काम होता है उस पर पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं होगा? देखिए, अजमत सईद साहब पाकिस्तान के एक अच्छे जगह में रहे हैं, लेकिन उनकी जात पे कुछ सवाल मुस्लिम लीग की तरफ से उठाए गए हैं जो उनका हक है उठाना जी। वो कहते हैं कि ये मियां साहब के खिलाफ जो फैसला देने वाले जज साहबान थे उनमें शामिल थे, इन्होंने जो JIT बनाई थी उसके मॉनिटरिंग जज थे, ये नैब के प्रोसिक्यूटर रहे हैं जिन्होंने ये केस सुनाए थे, ये अजमत सईद साहब जो है ये खान साहब के बड़े करीबी साथियों में है और ये कमर खानम से बोलते हैं जी। तो ये तो भाई एक जमहूरियत का जमहूरी तरीकाकार है। कानून की अदालतों में जज साहब की जात पे अदम एतमाद का इजहार करते जो कोई फरीक यदि आप क्योंकि मुल्जिम के साथ आपका कोई ताल्लुक है या आपका कोई दोस्ती है या कोई इंटरेस्ट है तो वो जज साहब तो फौरी तौर पे केस विड्रा कर लेते। तो मैं समझता हूँ कि अजमत सईद साहब को चाहिए कि वो खुद इससे अपने आप को अलग कर ले। हुकूमत तो अपनी हकदर्मी पे रवायती तौर पे कायम रहेगी, लेकिन अजमत सईद साहब जो है कल अगर वो इस पे कमीशन पे जाकर बैठते हैं और लोग उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते और उनकी रिपोर्टों को या उनके तबसरों को अगर पाकिस्तान सियासत में मज़ीद धूल उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुखालिफिन की पगड़ियां उछालने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके जवाब में अजमत सईद साहब की अपनी जात के ऊपर हरफ आएगा। मैं समझता हूँ उसको खुद चाहिए कि वो इससे अलग हो जाए। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का असूल है, ये फाइनल अदालत है, वहाँ एक जज साहब बैठ के फैसले नहीं करते, वहाँ एक से ज्यादा मेंबरान इसलिए बिठाए जाते हैं बेंचेस पे कि गलती के फर्क से गलती हो सकती है, एक से ज्यादा लोग अगर बैठ जाते हैं तो गलती के इम्कान कम हो जाते हैं। उसको भी मद्देनजर रखते हुए शेख साहब को अलग करें और जिन पे सबको एतमाद हो उन पे मुश्तमिल कोई जज साहबान बैठ के फैसला करें तो अच्छा होगा। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ ये भी है कि वो सरे महल को भी जाहिर है उसके मामले को भी फिर से देखेंगे। अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तो आपने अपना मौका बताया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त एतराज़ नहीं उठाती, ऑफिशियली एतराज़ नहीं उठाया जाता और कल को सरे महल की सूरत में कुछ चीज़ें आ जाती हैं सामने, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल होंगी सर फाइंडिंग्स? देखिए, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें बस कमीशन पे ही एतराज है, लेकिन महल का केस तो तमाशा है ना, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को साथ अटैच कर देती है जो माजी में सेटल हो चुकी। इस तरह ही है जिस तरह उनके खिलाफ उनकी अपनी जमात के साथ फॉरेन फंडिंग केस में गए, वो 6 साल से पड़ा हुआ है। अब जब वो केस लगने की बारी आई तो इन्होंने जाके इनके मेंबर ने, एक MNA ने हमारी जमातों के खिलाफ भी दर्जी दे, इन्होंने भी फॉरेन फंडिंग ली है। कोई सबूत नहीं है, कोई इल्जाम इस तरह नहीं है, किसी ने कहा, किसी से सुना, किसी टेलीविजन पे खबर आई, इस तरह की बातें इल्जाम लगाए हैं। तो ये मुनासिब तरीका नहीं है। लेकिन जो भी कमीशन होता है वो कमीशन अगर डिजिटल होगा तो उस कमीशन की बात सुनेगा, अदरवाइज उस कमीशन को माजी के कमिश्नर जैसा उसके साथ सलूक होने का इम्कान होगा। कारी साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को खोखर बरादरान से ज़मीन, सरकारी ज़मीन वागुजार करवाने के ऊपर शाबाश दी है सर, और साथ ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि नून लीग कब्ज़ा माफिया की सरपरस्ती करती रही है। जैसे हमने देखा कि मरियम नवाज भी उनसे इजहार हमदर्दी के लिए उनके घर गई। तो सर, क्या कब्ज़ा माफिया के साथ आप लोग PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हैं सर? इसको तो इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जो कब्ज़ा माफिया होगा, सरकारी ज़मीन के ऊपर जो कब्ज़ा करेगा, उसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि मैं कौन होता हूँ ये बात कहने पता खान साहब की बात को सर्टिफाई कर, आप सिर्फ ये फरमाइए कि क्या उस प्रॉपर्टी का फैसला हो गया जो खाली कराई गई है?
या हाईकोर्ट ने वो प्रॉपर्टी वापस उनको दे दी है? ठीक। अगर हाईकोर्ट ने वो प्रॉपर्टी वापस खोखर साहबान को दे दी है, उसके बारे में बेहतर वजाहत वही कर सकते हैं। मुझे नहीं पता हक़ाइक़ का, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो बराए मीडिया में आई। अगर अदालत ने वो प्रॉपर्टी को वापस कर दी हाई कोर्ट ने, तो पंजाब हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर कहाँ खड़े हैं? तो उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ, वो कहाँ खड़ा है? ये सारा बयानिया कहाँ खड़ा? अब उन्होंने कुछ साबित किया होगा ना, कुछ अदालत में डॉक्यूमेंट दिए होंगे, अदालत ने कोई केस प्राइमा फसाई देखने के बाद ही फैसला किया होगा ना। कार साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए, आपने हमें टाइम दिया सर, थैंक यू सो मच। जी वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं औरिया मकबूल जान साहब। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हुकूमत शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट इलेक्शन करवाना चाहती है। सर क्या हुकूमत को अब ये शो ऑफ हैंड सूट करता है, इसलिए ये इस तरफ जा रहे हैं? जबकि माजी के अंदर सादिक संजरानी साहब के इलेक्शन में हमने देखा कि ओपोजिशन के पास नंबर्स पूरे थे, लेकिन इसके बावजूद उनको शिकस्त हुई। सर तो क्या हुकूमत को अब सूट करता है, इसलिए ये जा रहे हैं सर इस तरफ? पर ये समझता हूँ कि ये शो ऑफ हैंड का जो तस्वर है, ये मिसाक जमहूरियत में भी आया था और अब इमरान खान साहब के अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा हुई है। ये बुनियादी तौर पर एक पार्टी लीडरशिप की आमरीत और डिक्टेटरशिप कायम करने के लिए होता है। अक्सर इसके बारे में ये कहा जाता है कि कोई शख्स जो है वो पैसे लेके सेनेट के वोट दे देता है। तो इस बात का क्या सबूत है कि पार्टी का लीडर जो है वो 10 लोगों के इकट्ठे पैसे ले लेगा और वो 5-5 करोड़ लेते हैं और ये 50 करोड़ इकट्ठे ले लेगा और सेनेट का टिकट दे देगा किसी शख्स को, और उसके बाद उसको तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। ये जो पार्टी की जो लीडरशिप और पार्टी की जो वफादारी है, उसको तमाम तर उसूलों से बालातर करके जो रखना है, ये ना जमहूरियत की एसेंस है ना किसी और चीज़ की। अभी देखें ट्रंप के उसमें रिपब्लिकन के कम से कम 13 लोग जो थे उन्होंने ट्रंप के खिलाफ वोट दिया, लेकिन वहाँ तो कोई चीखा नहीं है। ये असल में मसला सारा यही है कि शो ऑफ हैंड का जो तस्वर है, ये दिया ही इसलिए जाता है ताकि एक ऐसी आमरीत कायम हो कि जो शख्स अगर वफादारी के अलावा किसी और को वोट दे तो उसको निशान इबरत बना दिया जाए। सर तो आपको महसूस होता है कि हुकूमत इस वक्त बैकफुट पर है, इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, पंजाब के अंदर इनके MPs जो हैं वो अपना अपना उम्मीदवार लाने की बात कर रहे हैं, इस वजह से हुकूमत इस शो ऑफ हैंड की तरफ जा रही है? मसला सारा यह है कि हुकूमत इमरान खान 20 बंदों को निकाल चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद दूसरी बात यह है कि वो चाहते ये हैं कि किसी न किसी तौर पर नून लीग के जो सेनेटर्स हैं या बाकी लोग जो हैं वो अगर उनके साथ मिलना चाहें तो वो ना मिल सकें, क्योंकि उनकी अद्दी अक्सरियत जो है वो मौजूद है। और होता यही है कि गुज़श्ता 2 सालों से इमरान खान साहब के MNAs और MP, ख़ासतौर पे MPs, क्योंकि ये तो MPs का मसला है, वो सख्त नाला हैं। उनको पता है कि वो पंजाब में अपने हलकों में वापस नहीं जा सकते, तरक्याती काम कोई नहीं हुए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। यही वजह है कि इमरान खान, जिनकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा ये था, अपना आइडियल था कि अब MPA फंड करप्शन की बुनियाद है, उन्होंने उसी करप्शन को कल जायज़ करार दे दिया और 50-50 करोड़ रुपये उनको दे दिए। इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं असूलों पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, और अगर आप 50 करोड़ रुपया दे के अपने असूल जो हैं उस पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो फिर अपने MPA को भी कंप्रोमाइज़ करने दें। असूल तो असूल होता है, हाँ इमरान खान उसको तोड़े या MPA तोड़े। और ये सब इमरान खान साहब ने बारहा यू टर्न्स लिए, उन्होंने अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ भी किया। जिस तरह की वो आइडियल स्टेट का ख्वाब आवाम को दिखा रहे थे, वो तमाम बातें जो हैं वो पूरी ना हो सकी। तो अब ये 50-50 करोड़ की ऑफर देना, इमरान खान साहब तो इसके भी खिलाफ थे, लेकिन इसके पीछे आप बैक एंड पे देखते क्या हैं? इमरान खान साहब की नाकस कारकर्दगी देखते हैं या कंप्रोमाइज्ड सियासत देखते हैं? जो इनकलाबी सोच है ना, इसका जमहूरियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जमहूरियत कभी इनकलाब का रास्ता ही नहीं रही, जमहूरियत कभी तब्दीली का रास्ता ही नहीं रही। जमहूरियत बुनियादी तौर पर एक स्टेटस को की अलामत होती है कि जो जहाँ पर है वो उसको वहाँ रहने दिया जाए और आराम से थोड़ी बहुत जो है मरम्मत कर दी जाए माशरे की और वो ठीक हो जाएगा। यही होता है।
और ये सब इमरान खान साहब के पास जिस तरह से पावर है और जिस तरह से तमाम अदारे उनकी बैकफुट पे खड़े हैं और उनको तमाम ताउन भी हासिल है, इमरान खान साहब पाकिस्तान के, अगर ये कहा जाए कि 73 साल के अंदर एक अच्छे बाइख्तियार वज़ीर आज़म के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं, उनके पास काम करने के मौके मौजूद हैं, तो सर वो काम नहीं कर पा रहे, इसके पीछे क्या देखते हैं आप इमरान खान साहब की इसमें कॉम्पिटेंस का इशू देखते हैं या टीम का इशू है, मामला क्या है? अदारे साथ होने से आदमी पावरफुल नहीं होता, अवाम के साथ होने से आदमी पावरफुल होता है। अदारा जब आपके पीछे होगा तो अदारा अपनी बात मनवाएगा, अवाम आपके पीछे होंगे तो फिर आप अवाम की बात करेंगे और आपकी बात अवाम मानेंगे। अदारे के अदारे होने से क्या होगा? अदारा यही कहेगा कि और ज़रा फौजी ताकत को बढ़ाया जाए, अदारा यही कहेगा कि फलां जगह पे ये एक्शन कर दिया जाए, अदारा यही कहेगा कि फलां लोगों को दबा दिया जाए। लेकिन जब आप अवाम आपके पीछे होंगे तो आप लोगों को दबाएंगे तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा किया आपने। अवाम, इमरान खान के पास अवामी अक्सरियत बहुत थोड़ी सी है और वो थोड़ी भी इतनी फ्रजाइल और इतनी नाजुक है, वो किसी वक्त भी टूट सकती है। इसी वजह से इमरान खान ब्लैकमेल होता है। अदारा जब भी पीछे होगा अदारा ब्लैकमेल करेगा। यानी आप ये समझते हैं कि खान साहब ब्लैकमेल हो रहे हैं, अदारों के हाथ ब्लैकमेल हो रहे हैं या फिर देखिए, जो बड़ा लीडर होता है ना, वो ये करता है कि वो अपनी अक्सरियत पूरी लेता है। डेगॉल जो था ना, वो फ्रांस में कुछ तब्दीलियां लाना चाहता था, तो फ्रांस के लोगों ने उससे 57% वोट दे दिए और 57% वोट से वो सदर बन सकता था। लेकिन उसने कहा मैं सदर नहीं बनूंगा जब तक आप मुझे 90% से ज्यादा वोट नहीं दोगे, ताकि मैं तब्दीलियां लाऊं तो मुझे पता चले कि लोग चाहते हैं। वो सदर नहीं बना। इमरान खान साहब को इस तरह की फ्रजाइल किस्म की, इस तरह की नाजुक किस्म की गवर्नमेंट लेनी नहीं चाहिए थी और वहां से कहना चाहिए था कि नहीं, मैं और मजीद 22 साल इंतजार किया, मैं और 4 साल 5 साल इंतजार कर लेता हूं, लेकिन मुझे वोट पूरा दो। बिल्कुल ठीक। और सर वो जो काफ लीग के मुतालिक कहा करते थे, एमक्यूएम के मुतालिक कहा करते थे, फिर उनको वो अपने साथ ना मिलाते और वो खड़े रहते, तो यकीनन पाकिस्तान जो है वो 4 साल 5 साल के बाद अगर दोबारा उन्हें हुकूमत मिलती तो आप ये समझते हैं कि वो एक ज़्यादा मजबूत किस्म के वज़ीर आज़म होते, उनकी काबीना मजबूत होती और वो ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर पाते। लीडर में और एक आम सियासी रहनुमा में यही फ़र्क होता है। लीडर इस बात से कतई नज़र होता है कि उसके इक़्तिदार मिलता है या नहीं मिलता। वो समझता है कि मैंने इस चीज़ को नाफज करना है, और आप इमरान खान साहब अपनी एक बात भी नाफज नहीं कर सके। ना सिविल सर्विस रिफॉर्म ला सके हैं, ना एजुकेशन का कोई मसला कर सकते हैं। ये जो एक माशी तब्दीली या माशी सूरत हाल है, ये तो शौकत ज़ीर इनसे बहुत बेहतर कर गया था। शौकत ज़ीर ने IMF को कान से पकड़ के इस मुल्क से निकाल दिया था। ये तो बैंक मैनेजर वाला काम है, ये लीडर का काम तो नहीं है। अच्छा, और ये सब ये बताइएगा कि PTM इस वक्त कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान के अंदर माजी के अंदर भी मुख्तलिफ तहरीक चलती रही और हमें अयूब खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली थी उसके अंदर हमें मोमेंटम नज़र आया था। इसी तरह से भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली थी उसके अंदर भी मोमेंटम नज़र आया था। बेनज़ीर साहिबा पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाई थी ज़ियाउल हक साहब के ख़िलाफ़, उस वक्त भी एक मोमेंटम क्रिएट हो चुका था। लेकिन आज की तहरीक को आप किस नज़र से देखते हैं? इसमें ये मोमेंटम ये क्यों नहीं पकड़ सकी सर, इसके बावजूद कि 11 जमातें साथ हैं? तौर पर एक सियासी तहरीक नहीं समझता हूँ, इसलिए कि इसका सारे का सारा नारा जो है वो सियासी नहीं है। मतलब इसमें सबसे अहम तरीन नारा एक है कि अदारों की मुदाखलत जो है वो ख़त्म की जाए। आप मुझे बताएं, जब आपकी तहरीक कामयाब होगी, जब लोग आपके पीछे चल पड़ेंगे, जब आखिर वक्त आ जाएगा तो आप किसी से मुज़ाकरात करेंगे। जब आप मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेंगे तो आप क्या कहेंगे कि आइन की फ़लाँ दफ़ा के तहत अदारे मुदाखलत करते हैं? वो कहेंगे आइन की तो कोई दफ़ा मौजूद नहीं। अदारों की अच्छा, अदारे मुदाखलत कैसे करते हैं, कहाँ है सबूत उसका? क्या वो अदारे मानेंगे? या कौन सा ऐसा कानून नाफज कर दिया जाए कि अदारे मुदाखलत करेंगे तो वो जो है वो करते हैं वो ख़त्म हो जाएगी? कोई ऐसा कानून नहीं हो सकता, ऑलरेडी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कैसे करते हैं। फिर क्या अदारे हवा में मुदाखलत करते हैं? अदारे जब एक आदमी को फ़ोन करते हैं, किसी नून लीग के MNA को, और वो पार्टी छोड़ के PTI में चला जाता है तो वो आदमी जाता है। वो आदमी की कमजोरियां हैं, वो आदमी तो आपके सफ़ा में मौजूद है। अगर आपका आदमी खड़ा हो जाए तो कोई अदारे कुछ नहीं कर सकता। क्या अदारे किसी को बंदूक के तौर पे लेके जाएंगे? नहीं हो सकता। और आपके पास जो इतने सारे लोग हैं जो नहीं गए, तो क्या अदारे उनको ले गए? इसका मतलब यह है कि बुनियादी तौर पर यह एक सियासी तहरीक ही नहीं थी। पहले दिन से इसका मामला ही नहीं था सियासी तहरीक का। ये एक ऐसी तहरीक थी कि जो एक हल्ला गुल्ला करने के लिए, 4 जलसे करने के लिए थी। ऐसी तहरीकें कभी भी कामयाब ना हुआ करती हैं ना, और लोगों को क्या दिलचस्पी है अदारा जी। लेकिन सर
इसमें सर आपको क्या नज़र नहीं आता कि ये अवामी इश्यूज़ को भी लेकर चल रहे हैं, आवाम की बात भी करते हैं, महंगाई हो गई उसकी बात भी की जाती है, डिलीवरेंस नहीं है, गवर्नेंस नहीं है उसकी देखिए, बात भी पहली की बात जाती यह है है। कि इसकी बात नहीं होती, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में आज तक अवामी इश्यूज पर कभी कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई। लेकिन और ये सब अगर इमरान खान साहब मईशत की बहाली की बजाय उसको मनफी के अंदर उसकी जीडीपी ग्रोथ चली जाए, अगर महंगाई की शरह जो है वो 6 से उठे और 14 पर चली जाए, पेट्रोल कहाँ से चले कहाँ चला जाए, आटा चीनी एक बड़ा माफिया है, इस माफिया के सामने हुकूमत बेबस नजर आए, तो ये हुकूमत की जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं इनको बुनियाद बनाकर अवाम में जाया नहीं जा सकता सर? देख लें कैसे जाएंगे आप। हम्म। सारे लोग देखिए, मेरी बात सुने, आपकी जो चीनी महंगी हुई है, ठीक है ना, आपकी चीनी की जो 80% मिले हैं वो किसके पास हैं? नून लीग और पीपल पार्टी के पास। आप स्टेज पे खड़े होकर ऐलान करते कि हम 40 रुपए चीनी बेचेंगे, आपकी तहरीक कामयाब हो जाती, लेकिन आप में से किसी में जरूरत है ये करने की? नहीं। आप उसी माफिया का हिस्सा हैं जिस माफिया में चारों तरफ फैला हुआ है, और सबको लोगों को पता है। उनको नहीं पता, हमने गन्ना बेचने वाला जो आता है वो उसको नहीं पता ये जो जलसा जो बंदा करवा रहा है सरगोदे में, या जो जलसा करवा रहा है मंडी बहाउद्दीन में, जिस नून लीग का करा रहा है, पीपल पार्टी करा रहा है, जो सकरन में करा रहा है, या जो किसी और, इस शख्स को इसने मुझसे सस्ता गन्ना खरीदा था और मुझे पैसे नहीं दिए थे 3 साल में, उनको नहीं पता। ये चोर उचक्कों की पॉलिटिक्स है जो चली आ रही है। अच्छा, और ये सब ये बताइएगा कि पीडीएम की तहरीक आप समझते हैं कि बुनियादी अवामी इश्यूज के ऊपर तहरीकें कामयाब नहीं होती, अगर ये इस बात का नारा लगाते हैं कि जी अदारों की मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए, तो सर फिर रैशनल अप्रोच क्या है आपके ख्याल में? क्या पाकिस्तान के अंदर ये प्रिंसिपल स्टांस नहीं होना चाहिए कि अदारों की मुदाखलत ख़त्म हो? तो इसके ऊपर फिर किस तरह से सियासतदान एक होकर बात को आगे बढ़ाएं कि जमहूरियत का पहिया चलता रहे? मसला यह है कि अदारों की मुदाखलत का मसला है ही नहीं पब्लिक का मसला। और सबसे बड़ी बात है, तो क्या आप क्या समझते हैं, वो ट्रंप जो चीखता है अदारों की मुदाखलत हुई, वो क्या हुई? और जिस वक्त हैली क्लिंटन चीखी थी कि पॉपुलर वोट मेरे पास है, सदर आपने ट्रंप को बर्बा दिया है, ये क्या है? ये इशू जमहूरियत में है नहीं। जमहूरियत में दाखिल, अच्छा फिर छोड़ दे, अदारों को छोड़ दें। वो जो एक गांव के अंदर बदमाश होता है, जो हीरोइन बेचता है, जो क्लाशनकोफ लेके खड़ा होता है और उसके 400-500 वोट कहता है ये मेरे हैं, मैं देखता हूं इनके खिलाफ को वोट नहीं देता, और खिलाफ वोट देता है, अगले दिन उसको कत्ल कर देता है, उस मुदाखलत को आप कैसे रोकेंगे? तो असल मसला यह है कि ये इशू ही नहीं है। ये इन्होंने एक ब्लैकमेलिंग करनी थी। पहली दफा नवाज शरीफ साहब चले गए थे बाहर, अभी कुछ देर बाद मरियम नवाज चले जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं, तो फिर आपसे फॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर बात करना चाह रहा हूं। एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ हैं। और ये सब फॉरेन फंडिंग केस के अंदर आपको क्यों लगता है सर कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्या वाकई 6 साल से भाग रहे हैं? आपकी इसके ऊपर क्या फाइंडिंग्स हैं सर? क्या इनका केस कमजोर है सर, इस वजह से ये भाग रहे हैं सर, ऑस्ट्रेलिया आते हैं? नहीं, पाकिस्तान में असल मसला पता है क्या है? इमरान खान हो या कोई और हो, पाकिस्तान में असल इशू से उलझाने के लिए, दूर रखने के लिए इस तरह की चीज़ें चलाई जाती हैं। अब मुझे बताइए कि इस पूरे फॉर्म में पूरा लॉ पड़ा हुआ है, आपको पता है इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार क्या है? इलेक्शन कमीशन के पास इतना इख्तियार है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के उस फंड को जब्त कर सकता है, और मैक्सिमम ये कर सकता है कि उसका सिंबल उससे वापस ले सकता है, बस। ठीक, इससे क्या होगा? और उसके बाद उसका तो सर अगर इससे कुछ नहीं होगा तो खान साहब क्यों फिर डिलेइंग? मैं वही तो कह रहा हूं कि यही तो तरीका होता है कि आप इस चक्कर में रहते हैं। आप मुझे बताएं, उसके बाद वो रेफर करेगा किसको? फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट किसकी है? इमरान खान की। वो उसको वापस रिवर्ट बैक कर देगी कि नहीं हम नहीं मानते, इसको दोबारा देखें। ये उल्टा रहेगा। मसला सारा यह है कि पाकिस्तान में अगर वाकई सही तौर पर हो, अपना ऑडिट हो, तो पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी अपने फंड का हिसाब, क्या एक जलसे का हिसाब नहीं दे सकती? बिल्कुल नहीं। कहां से आता है ये पैसा? पाकिस्तान में कुछ दफ्तरों में लगता है पैसा,
पाकिस्तान में कोई सोने और चांदी के काने निकल आई हैं कि सारे के सारे ये लोग जो है। आप मुझे बताइए, मैं हम एक टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते जहाज का, कराची से लाहौर का, और ये हर दूसरे दिन मीटिंग अटेंड करने जा रहे होते, कहां से आता है पैसा? और इनका ये जो 10-10, 15-15 करोड़, 20-20, 22-22 करोड़ एक एक जलसे खर्च होता है जी, कहां से होता है? कोई नहीं हिसाब दे सकता। और आप इंडिपेंडेंटली सर इवन एक इलेक्शन, जिमनी इलेक्शन अगर आपने लड़ना है या जनरल इलेक्शन लड़ना है, उसके अखराजात मैं आपको बताऊं ना, इंडिपेंडेंटली एक बनाई जाए, ऑर्डर कंपनी लाई जाए, उसको कहा जाए कि इस पार्टी ने इस साल में इतने जलसे किए हैं, और इस पार्टी ने इस जलसों के बारे में उसको कहा जाए पैसे कहां से आए, तो क्या होगा? चंदा दिया लोगों ने, इतने चंदा देने वाले कहां से उठ के आ गए पाकिस्तान में भाई? सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर इमरान खान साहब के दौर के अंदर 4 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, यानी कि करप्शन जो है वो बढ़ गई है मुल्क के अंदर। सर आप समझते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट खान साहब के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है सर, कि बजाय पॉइंट्स बेहतर होने के उनके दौर के अंदर करप्शन बढ़ गया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जब नवाज शरीफ के ज़माने में आई थी, जरदारी के ज़माने में आई थी, तो मैं तो इस रिपोर्ट में रिसर्च का आदमी हूँ, मैं इस रिपोर्ट को कभी नहीं माना। ये है परसेप्शन इंडेक्स। ये वो लोग हैं कि जो दुनिया के अंदर साबित करने की कोशिश करते हैं कि बेईमान सिर्फ गरीब मुल्कों में होते हैं। ये फ्रांस के अंदर बैठी हुई उस कंपनी को बेईमान नहीं कहते कि जो पाकिस्तान में आती है और रिश्वत देती है अफसर को और किक बैक देती है। मैं सिविल सर्विस में रहा हूं, आपको पता है कि यूरोप के हर मुल्क के अंदर जो कंपनियां रिश्वत देती हैं, उनको उस रिश्वत देने वाले पैसे के ऊपर टैक्स हॉलिडे मिलती है। ये रिश्वत बंद कर दे, पाकिस्तान में रिश्वत लेगा कौन? इंडिया में रिश्वत लेगा कौन? सूडान में रिश्वत लेगा कौन? मैं इसको गटर की जीनत समझता हूं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, जिसमें सिर्फ हम लोग गरीब मुल्क जो है वो बेईमान है। ये इतने करप्ट हैं। सिर्फ एक जिनेवा शहर के अंदर दुनिया के हर करप्ट का पैसा जमा है और वो उसके ऊपर याशी करते हैं। मुझे भी दे दो, शाहिया का पैसा दे दो, मुझे भी दे दो, फलां डेरेदार का पैसा दे दो, मैं लाहौर के अंदर क्या शानदार किस्म का लाहौर बनाता हूं। मुझे भी अमेरिका के चोरों का पैसा दे दो, मैं लाहौर को ठीक कर देता हूं। ये गलीज तरीन लोग हैं। मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को गटर से भी ज्यादा ऊपर नहीं समझता हूं। ठीक हो गया। और ये सब ये बताइएगा कि आखिरी सवाल है, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। ब्रॉडशीट का मामले में जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब को सर उसका सरबराह बनाया गया है, वो एक रुकनी जो है वो कमीशन है। आपके ख्याल में जब उनके ऊपर एतराज़ उठ गया तो उनको मॉरल ग्राउंड्स पर खुद से अलग नहीं हो जाना चाहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ चुके देखें हैं? वो इंक्वायरी के सरबराह बने हैं, अदालत के सरबराह नहीं बने। उन्होंने कोई फैसला नहीं करना। अगर इस तरह सवाल उठने शुरू हो जाए तो पाकिस्तान में तो कोई एसएचओ नहीं रहेगा। हर चोर कहेगा मैं इस एसएचओ तहकीक नहीं कराता। अजमत सईद ने कोई फैसला नहीं करना। और इंक्वायरी, हमारे मुल्क के अंदर यही तो खराबी है कि इंक्वायरी की सतह पे केस को खराब करो। अजमत सईद इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। मैं उसको उस जमाने से जानता हूं जब वो एलडीए के होते थे, और उस जमाने से उन्होंने यहाँ पर पुलिस फाउंडेशन का प्लॉट था, उसके ऊपर जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया था, और मैं उनके पास अपना केस जब लेके गया था सिविल सर्विस का, 80 लोगों को उन्होंने वापस रिवर्ट कर दिया था, जिसके अंदर जरदारी साहब के बहनोई और बाकी लोग भी शामिल थे। वेरी ऑनेस्ट मैन। ना भी ऑनेस्ट हो, पहली बात यह कि तफ्तीश करके उसने रिपोर्ट ले आनी है। आपके पास सबूत है, आप अदालत में उसके खिलाफ चले जाए। तफ्तीशी ने फैसला तो नहीं करना ना। ये मॉरल हाई ग्राउंड तफ्तीशी में कहां से आ गई? आपने एक चोर को पकड़ना, आप किसी चोर को भी साथ रख सकते हैं, क्या बताओ? लेकिन सर हुकूमत ब्रॉडशीट के मामले में चले इंक्वायरी कर रही थी, करती रहे, वो उन मामला गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है। सरे महल को भी ले आए जी, हुदैबिया को भी ले आए जी, वो मामले जो कि सेटल हो चुके माजी के अंदर, उनको दोबारा से जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना, ये क्या मंतक समझ में आती है आपको? देखें, दुनिया पूरी में जब कभी अव्वल तो मैं हुकूमत ने करना है या नहीं करना, वो तो उसका उन्होंने ऑडिट शुरू किया था कर्जों का, वो नहीं हो सका। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर इसको ठीक समझता हूँ। नेल्सन मंडेला जब आया था तो उसने एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया था, और उसने कहा था पूरे गुज़श्ता 100 साल के सारे केसेस निकालो, देखो किसने करप्शन किया, फिर उसके बाद बैठ जाओ। ठीक। अच्छा, और ये सब आखिर में ये बताइएगा कि आपको लगता है कि पीडीएम की तहरीक के नतीजे में 2021 इलेक्शन ईयर होगा? नहीं, क्या बात नहीं कर पीडीएम। अच्छा, खुदा को खौफ करे। मैंने एक उम्र तहरीकें देखी है, मैंने इससे ज्यादा कि मेरी बात सुने। तहरीक वो होती है जिसके अंदर आपको गाड़ियों में बिठा के लोग जलसे में ना लाने पड़े।
77 में यही होता था। ठीक है, हमने उस तहरीक को बड़ी, इफ्तिखार चौधरी की तहरीक आखिरी तहरीक थी ना, उसमें नहीं होता था ये। हमारे सामने की तहरीक है ना, कभी कोई गाड़ियों में बंदे न... लेकिन औरिया साहब अगर ओपोजिशन ने इस्तीफे दे दिए तो इतने बड़े तादाद में इस्तीफे आएंगे तो ज़िमनी इलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, फिर तो जनरल इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा लामाला। अगर करा दें तो क्या फर्क पड़ेगा? चलें आप मुझे, नहीं सर, नहीं क्यों नहीं हो, वो क्या पॉसिबल होगा सर? आप मुझे बताएं क्यों नहीं हो सकेगा? देखे ना सर, आधे से ज्यादा मुल्क में सर जनरल इलेक्शन क्या, ज़िमनी इलेक्शन कैसे मुमकिन होगा सर? और फिर क्या आप मुझे ये बताएं, आप मुझे, वो आपके ख्याल में वो घरों में बैठ जाएगी, जाके इलेक्शन लड़ेगी, वो एजिटेशन ज्यादा आप मुझे ये बताएं कि जिस वक्त एक इलाके के अंदर फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, हर पार्टी के पास 8 या 9% वोट है सिर्फ, ठीक है ना, 11-12 वाला होता है। उस इलाके के अंदर जब फॉर्म भरने शुरू होंगे तो 8 बंदे जो मुखालफ में होंगे, जो इलेक्शन लड़ रहे होंगे, क्या वो इलेक्शन का फरवर और तरह का होता है, वहां मूवमेंट नहीं चला करती। 85 में जब फरवर चला था तो पीपल्स पार्टी ने बाइकाट करके देख लिया था। पीपल पार्टी कितनी मूवमेंट चला सकी थी बाइकाट करके? कितनी मूवमेंट चला? कुछ भी नहीं। और ये डिक्टेटर सर पे बैठा था ना सर, ये उस वक्त के और आज के हालात में थोड़ा सा फर्क है। वो ये एक सियासी हुकूमत है और वो एक डिक्टेटर की हुकूमत। डिक्टेटर से क्या होता है? मशीनरी अलहदा हो जाती है, पुलिस अलहदा हो जाती है, लोग अलहदा हो जाते हैं। वही डीसी होता है, वही एसपी होता है जिसने इलेक्शन कराने होते हैं, वही लोग होते हैं। क्या मतलब आप डिक्टेटर को अमेरिका की फौज बुला लेता है? मैंने 6 इलेक्शन करवाए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये इनको पता है, ये इसलिए इस्तीफे नहीं दे रहे। इनको पता है कि अगर वो, क्या आप समझते हैं, इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दे तो ये लोग जब नॉमिनेशन पेपर आएंगे तो ये पीछे रह जाएंगे। एक बंदा भी अपनी हल्के से उसने इलेक्शन ना लड़ा, अगले 15 साल से सियासत में आउट हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, मुझे इजाज़त दीजिए, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।